29, 8125, Part 4, Chapter। तो चैप्टर चल रहा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ये चैप्टर है हमारा और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे क्या क्या सीखा है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखा है कि एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अगर रंग में परिवर्तन हो रहा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो रही है। और रंग में परिवर्तन कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक लोहा लेते हैं और उस लोहे को डालते हैं हम कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन में इस पर जंग लगी हुई है तो ये भूरा कलर हो जाएगा, इसका ब्राउन। और ये कॉपर जो सल्फेट है उसका जो रंग होता है वो नीला होता है, नीला। ये इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब ये विस्थापित क्या होता है, तो विस्थापित का अर्थ होता है दूसरों को अपनी जगह से हटा देना। ये इसको इसकी जगह से हटा देगा, खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, उसे हम विस्थापित कहते हैं। और ऐसा ये क्यों करेगा? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में एक श्रेणी होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसमें ये अधिक सक्रिय होता है कॉपर की अपेक्षा। कॉपर की अपेक्षा जो आयरन, जो फेरस कहते हैं साइंस में, आयरन कहते हैं इस प्रणाली में। फेरस मतलब लोहा होता है। तो फेरस जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि अधिक सक्रिय होता है और यह अपनी जगह ले लेता है। हट गया। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन होगा। इसका रंग नीला है, इसको डालने पर इसका रंग हो गया आपका हरा। इसका रंग हो गया हरा। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। गैस में गैस निकल सकती है। अब यहाँ पर मैंने सोडियम लिया और पानी में डाल दिया। सोडियम लिया, पानी में डाल दिया तो गैस निकली, विस्फोट हुआ तो गैस निकल गई H2 और बचा क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ मैं, इन चीज़ों को देख ले एक बार। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, और जैसे आपका पहचान, और आपके फिर उसके बाद जो मैंने कराया था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त करना, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने। तो मैंने यही बताया था कि अभिकारक क्या होता है। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी, ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया किस में व्यक्त है, रासायनिक समीकरण में। किस में व्यक्त है, ये रासायनिक समीकरण में। और रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग, उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। जो नए पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो ये अभिकारक और उत्पाद थे। और मैंने एक और चीज आई थी कि रासायनिक समीकरण को भौतिक अवस्था में परिवर्तित कैसे करती है। अगर हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है उसको भौतिक अवस्था में कैसे दर्शाएंगे। तो फेरस क्या है, एक लोहा है और लोहा होता है ठोस, लगा दो S, सॉलिड। ये होता है कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक विलयन होता है, जलीय विलयन होता है। तो जलीय विलयन जब आता है वहां लगाते हैं AQ। ये भी एक विलयन है तो यहाँ लगा देंगे AQ। और कॉपर एक धातु होती है तो वहां लगाएंगे S। तो ये भी मैंने बता दिया था हमारे पिछले क्लास में कि रासायनिक समीकरण को हम भौतिक अवस्था में कैसे दर्शाते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये यहाँ तक मैं बता चुका हूँ इन चीज़ों को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं।
रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हमें विस्तार से समझना है, बहुत गहराई से समझना है। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ रासायनिक समीकरण लिखते कैसे, 2 नंबर का आ गया। अब क्या लिखोगे उसमें, जब जान नहीं पाओगे तो अच्छे से। तो मैं एक बार बेटा रफ कर देता हूँ इसे, और मैं 2-3 पॉइंटों में समझ देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना। तो एक रासायनिक समीकरण लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, 2 अभिक्रिया देता हूँ। उस 2 अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना, प्लस उनको भौतिक अवस्था में दर्शाना। तो वहीं से मैं समझा दूंगा कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, कैसे कैसे लिखा जाएगा उसे। तो मैं पहली जो अभिक्रिया है वो मैं देता हूँ आपको, बार बार वही घूम फिर के वही अभिक्रिया आ रही है। तो मैं देता हूँ आपको एक छोटी सी अभिक्रिया। चलो ये कर देता हूँ मैं, नमक नहीं, कोयले का दहन, कोयले का दहन। दूसरी अभिक्रिया जो देता हूँ मैं आपको, वो देता हूँ CO प्लस के CO2, CaCO3। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है हमारा ताजमहल जो बना है, जिन पत्थरों से बना है उसे संगमरमर कहते हैं। और संगमरमर का होता है फॉर्मूला संगमरमर। तो यहाँ पर कोयले का दहन, कोयला होता है कार्बन, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कार्बन के 6 अपरूप होते हैं, आपने 3 पढ़े होंगे। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरीन, चौथा होता है कोयला, पांचवा होता है ब्लैक, और छठा होता है आपका चारकोल। तो कोयला कार्बन ही होता है, प्लस दहन कर दें तो O2 हो जाएगा, हो जाएगा CO2। इनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो कार्बन क्या होता है आपका, कार्बन एक होता है ठोस, क्या लगा देंगे S। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो गैस है वो G लिखेंगे, तो गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस होती है, तो यहाँ लगा देंगे G। यहाँ पर CaO, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ठोस होता है, तो यहाँ लगा देंगे S। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यहाँ लगा देंगे G, ये भी ठोस होता है, तो यहाँ लगा देंगे S। यहाँ बात नहीं बनेगी तो एक और एग्जांपल लेते हैं, AgBr। एक होता है Ag, क्या है Ag, सिल्वर, क्या है ये सिल्वर, इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर, और साइंस की भाषा में कहते हैं अर्जेंटा। क्या कहते हैं अर्जेंटा, जिसे कहते हैं चांदी। तो इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर, जिसका प्रतीक होता है Ag। अब सिल्वर की स्पेलिंग तो SILVER होती है सिल्वर, तो Ag कहाँ से आ गया, साइंस में कहते हैं अर्जेंटा, तो अर्जेंटा से आ गया Ag। Br होता है ब्रोमाइड, क्या होता है Br, ब्रोमाइड। इसकी जो अभिक्रिया होती है वो होती है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये अलग अलग हो जाते हैं, Ag अलग हो जाता है, प्लस Br जो है अलग हो जाता है। ये होता है लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ लगा देंगे L। ये होता है सिल्वर चांदी क्या होती है सॉलिड, तो यहाँ लगा देंगे S। और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन एक गैस होती है, तो यहाँ लगा देंगे 2, और यहाँ लगा देंगे आपका गैस है तो G। हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे। अभी तक कुछ नहीं किया, जो पढ़ा है वही अभी तक किया है। क्या पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण में व्यक्त करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, और रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो दर्शाते हैं मैंने ऐसे करके, ऐसे करके,
ऐसे करके। अब आते हैं अपने समीकरण पर लिखने पर। देखो तो पहला पॉइंट ये है, अब मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। पहला पॉइंट ये है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच प्लस का निशान लगाते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के बीच हमेशा प्लस का निशान लगाते हैं। और लिख लेना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। पहला पॉइंट हो गया। यहाँ अभिकारक है, देखो प्लस का निशान लगा है। यहाँ उत्पाद है, प्लस का निशान लगा है। और होते तो और लगते प्लस के निशान। दूसरा पॉइंट पसीना। दूसरा पॉइंट ये है कि अभिकारकों की अभिक्रिया जब होती है तो उसके पश्चात हम एक तीर के निशान से दर्शाते हैं। अभिकारकों की जब अभिक्रिया होती है, देख लेना इसको, अभिकारकों की जब अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हम एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर हमें यह दिखाता है, यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अब देखो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय। और इंग्लिश में तो पता नहीं, रिवर्सल हो सकती है, और रिवर्सल मतलब दोनों तरफ होती है, वो देख लेना। तो उत्क्रमणीय होती है, इधर भी हो सकती है अभिक्रिया, इधर भी हो सकती है अभिक्रिया। तो तीर का रोल ये रहता है कि वो ये बताता है कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या था? अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनके बीच में हमेशा एक प्लस का निशान लगाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि अभिक्रिया में अभिकारकों के पश्चात जब अभिक्रिया में अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसके पश्चात जो है तीर का निशान लगाते हैं। देखो लगा रहा है तीर का निशान, देखो ये अभिकारक है, अभिक्रिया कर रहे हैं तीर का निशान, अभिक्रिया कर रहे हैं तीर का निशान, अभिक्रिया कर रहे हैं तीर का निशान। तीर का निशान यह हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है। ये सब पूरी लाइन लिखनी है आपको। अच्छा, विशेष पॉइंट, बहुत ज्यादा विशेष पॉइंट है तीसरा पॉइंट। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, एक शब्द आ गया उत्प्रेरक, लिख देता हूं मैं, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक उस चीज का नाम है, उस चीज का नाम है। जैसे कोई हमारे पास अभिक्रिया है, ये मैं संगमरमर को ऐसे करके घूम रहा हूँ हाथ में, अब मुझे तोड़ना है, अब मुझे तोड़ना है, अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसमें टेम्परेचर दूंगा, ताप दूंगा, तो ये ताप हो गया उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया को जो कराते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी कराते हैं, तेजी से करा देते हैं, उससे हम कहते हैं उत्प्रेरक। देखो यहाँ ये जो AgBr है, अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में आ रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये उत्प्रेरक हो गया। अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में नहीं आ रहा है, काले रंग की बोतल में रखा हुआ है और प्रकाश का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस पे, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक है, इस पे इसको इधर कर दो अभिक्रिया को, टेम्परेचर दे दिया, अब इस तरफ हो रही है अभिक्रिया, टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया, तो ये उत्प्रेरक होता है। तो कहाँ चल रहे थे हम? वहीं आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, सबसे पहला पॉइंट, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनके पीछे प्लस का निशान लगाते हैं। अभिक्रियाओं में अभिकारक क्रिया करते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं, जो ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी दिशा में हो रही है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो चाहे कोई तत्व हो,
चाहे कोई यौगिक हो, उससे हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे विद्युत धारा है H2, इसमें धारा दी तो धारा कहाँ लिखी गई? तीर के ऊपर। तीर के ऊपर, तो तीर के ऊपर जो चीज लिखी जाती है वो क्या होती है? तो प्रेरक हो सकती हैं, चाहे वो तत्व हो सकते हैं, चाहे वो यौगिक हो सकते हैं। तो यह है उत्प्रेरक। तो इससे आगे बढ़ते हैं, केवल 3 पॉइंट ही लिखने हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मैं सब अभिक्रियाओं के प्रकार पहले लिख देता हूँ, एक से लेकर जितने भी है बारी बारी से हम एक एक अभिक्रिया करेंगे। तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं कितने हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कोष्ठक को लिख देता हूं मैं, योगात्मक अभिक्रिया। क्या हुआ था कि एक बच्चे को जो है संयोजन की अभिक्रिया पूरी याद थी, विद एग्जाम्पल पूरी डिटेल में पेपर में आई थी योगात्मक अभिक्रिया, और वो तो एक ग्राम याद ही नहीं है। तो एक ही नाम है, संयोजन हो चाहे योगात्मक हो। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। अब पेपर में क्या हुआ, एक बच्चे को जो है वियोजन याद थी पूरी डिटेल में एकदम, एग्जाम्पल सब उसको अपघटन याद थी, अपघटन। तो वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया याद उसको जो है वियोजन अभिक्रिया थी, अपघटन आ गई। अब क्या है कैसे लिखने से? तो एक ही नाम है दोनों, एक ही चीज है। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, शॉर्ट में लिखा मैं। पांचवा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। छठवीं है द्वि, ये द्वि है, द दबाद का व आ गया यहाँ पर, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, सातवीं है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक बच्चे को जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद थी, पेपर में आ गई उपचयन अभिक्रिया, तो वो कर नहीं पाए। बात एक ही है, आप ऐसा मत समझना। उपचयन, उपचयन। आठवीं है आपकी अपचयन। अपचयन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। नौवीं है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया 9 अभिक्रियाएं हैं। इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको डिटेल में पूरा चैप्टर फिनिश। थोड़े से 2-3 टॉपिक और बचते हैं, जैसे आपका संचारण और विकृत गंधता। संचारण और विकृत गंधता, ये 2 टॉपिक है, चैप्टर क्लियर, पूरा चैप्टर क्लियर। अच्छा, अभी तक एक चीज छूट रही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एंड में सिखाऊंगा, एंड में, क्योंकि अभी नहीं, अभी केवल ध्यान दो रासायनिक अभिक्रियाओं पर कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किससे जुड़कर क्या बनाता है, केवल वही याद रखें।
तो इसे करते हैं, तो करते हैं संयोजन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। तो ये कौन सी अपक्रिया होती है, तो मैं पहले बता देता हूँ कौन सी अपक्रिया होती है। दो एक या एक से अधिक इसमें एक शब्द यूज नहीं होगा, हमेशा दो से स्टार्ट होगा। तो ये भी चीज़ें देखी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें। अब पेपर में लिख दो एक या एक से अधिक अपक्रिया मिलकर नए पदार्थ बनाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संयोजन का अर्थ है जुड़ना, संयोजन जुड़ना, कोई चीज़ें जुड़ रही हैं, एक ही पदार्थ बना रही हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना रही है, इस बात का ध्यान देना। दो चीज़ जुड़कर एक ही चीज़ बना रही है, एक पदार्थ बना रही है बस। देखो यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पहला दूसरा, इतनी छोटी अवक्रिया में ढूंढना नहीं, मैंने अभी रफ कर दूंगा, केवल समझा रहा CH4 मैथेन गैस, O2 ऑक्सीजन। मैथेन गैस मार्स गैस कह लो, चाहे मैथेन गैस कह लो, चाहे गोबर गैस कह लो, चाहे प्राकृतिक गैस कह लो, कुछ भी कह लो, 4-5 नाम है इसके। ऑक्सीजन दहन शब्द जब आता है, दहन किसी का दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं। जब मैथेन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन गैस के साथ कराती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई भी चीज़ जला रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ निकलेगा, और H2 क्या है, उपस्थित रहता है इसमें, रस के ऊष्माग्रही। O2 H2O2 सबसे सरल अभिक्रिया है। H2O2 क्या बनाया, H2। इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर एक ही पदार्थ बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो पदार्थ बन रहे हैं, CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है। तो जब H2 और O2 दो पदार्थ हो गए, आपस में मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब देता हूँ एग्जाम्पल बढ़िया वाले, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ इसकी, उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे, बढ़िया वाले एग्जाम्पल। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ कर लो या अभिकारक लिख सकते हो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक लिख सकते हो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में अभिक्रिया, और रासायनिक कर सकते हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके, परिभाषाएं स्वतः ही बनाओ, अपने आप से ही बनाओ। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं, एकल पदार्थ, और यहाँ पदार्थ के उत्पाद भी कर सकते हैं, उत्पाद। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उससे हम कहते हैं रासायनिक, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। किताब हम यही लिखी है, पर हमें तो अपनी परिभाषा, सरल परिभाषा ही बनानी है। उनसे बच के रहो जो किताबों को
किताबों में से देखकर जो है वही छाप देते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता है। उनसे बचो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक पदार्थ का शब्द एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इट इज कॉल्ड संयोजन अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। चलो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, कुछ अलग ही लेते हैं, और तब के बहुत एग्जाम्पल जो है सीख गए हैं, याद होंगे सब। तो अब बनाते हैं मैथिल एल्कोहल बनाते हैं। तो मैथिल एल्कोहल बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, CO। आपने अब तक पढ़ा है CO, कार्बन डाइऑक्साइड। CO क्या है? CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक आ रहा है तो मोनो, दो आ रहा है तो डाई, तीन आ रहा है ट्राई, चार आ रहा है ट्रेटा, पांच आ रहा है पेंटा, ऐसे करके। तो CO ले लिया, का नाम ले लेना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन के साथ, इसकी अभिक्रिया करा दी हाइड्रोजन के साथ, तो भाई बन गया मैथिल एल्कोहल। क्या बन गया? मैथिल एल्कोहल। अच्छा, आपने अब तक सुना है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल सुनने वालों ने सुना होगा, जिसे दारू कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू। दारू का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये होता है दारू का फॉर्मूला। दारू का फॉर्मूला ये होता है मैथिल एल्कोहल। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इससे पीलोगे बच जाओगे, इससे पीलोगे मर जाओगे। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें कार्बन एक है, इसमें कार्बन दो है। हाइड्रोजन कितने? इसमें पाँच और एक छः, इसमें कितने? चार है। तो हाइड्रोजन और कार्बन का अंतर है, बाकी का टाइम लगाना। तो ये बन गया। अब देखो एक ही पदार्थ बन रहा है, मेन चीज क्या है? एक ही पदार्थ बन रहा है, दो पदार्थ नहीं बन रहे। और दो पदार्थ बनते तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होती। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके देखो क्या बनाती है? NO। NO क्या बनाती है? NO। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, या इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं। एक हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस सल्फाइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। इन्हें छोड़ो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम, इसको हम जलाते हैं। जब कभी भी मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम, हमारे पास एक मैग्नीशियम की धातु है, उसको हमने जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं असंतुलित समीकरणों को, असंतुलित समीकरणों को, क्योंकि मैं उसे एंड में सिखाऊंगा कि संतुलित कैसे करते हैं। पर थोड़ा सा झलक यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन एक है, कार्बन एक है, कुछ नहीं करते, केवल तत्वों को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन दो है और वहाँ हाइड्रोजन चार है। तीन और एक चार, ऐसे कैसे बराबर करो ना, यहाँ दो गुणा कर दो, गुणा कर दो, दो का हमेशा बड़ा ऊपर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कमी पड़ रही तो नीचे गुणा कर दिया, नीचे कभी गुणा नहीं हुआ, गुणा हमेशा यही होगा। देखो चार हो गई, तीन और एक चार हो गई, बराबर हो गया। N2 N एक है, तो ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक है, यहाँ दो का गुणा कर दो ना, N2 हो गई। देखो N2 दो का गुणा ऐसा भी हो रहा है, O2 हो गई, O2 हो गई। Mg यहाँ पर एक है, यहाँ Mg एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ दो का गुणा कर दो, Mg कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। यहाँ Mg एक है, यहाँ दो का गुणा कर दो, हो गया समझे। तो कल पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्लास को समाप्त करते हैं और याद करते चलें, इन चीज़ों को पढ़ते चलें। केमिस्ट्री है, बहुत खतरनाक चीज़ है, इनसे सब छुटकारा पाते हैं, तो तुम्हें नहीं पाना छुटकारा, इसी को पढ़ना है।